उद्घाटन करेंगे और जिसके बाद में अब सिर्फ 10 घंटे में दिल्ली से वडोदरा जा सकेंगे लोग। तो आपको बता दें कि पूरा करने से पहले 18 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था ये सफर, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दे दी है, जिसके चलते ये सफर काफी ज्यादा छोटा हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश को रफ्तार देने का पीएम मोदी का मिशन जारी है और इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने आज देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से वडोदरा तक की यात्रा का समय आधा कर देगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से कई शहरों की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यूपी के रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर बेहद कम वक्त में तेज रफ्तार से गुजरात जा सकेंगे। इस हाईवे से अब 10 घंटे में दिल्ली से वडोदरा पहुंचा जा सकेगा। तेजस ट्रेन से भी तेज होगा ये सफर। सोहना, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद और गोधरा से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से वडोदरा तक यात्रा का समय हो जाएगा आधा। 12,000 करोड़ की लागत से बना है दिल्ली वडोदरा सेक्शन। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी इस पर कार। पहले दिल्ली से वडोदरा तक सफर में 20 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे 10 घंटे में वडोदरा पहुंचा देगा। 12,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे एमपी के इंदौर, उज्जैन और भोपाल से भी गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसके दूसरे स्ट्रेच का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से यूपी से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाना बेहद आसान हो जाएगा। गाजियाबाद, नोएडा होते हुए यूपी के रहने वाले लोग दिल्ली आकर इस एक्सप्रेसवे से गुजरात और मुंबई भी जा सकेंगे, जिससे वक्त की बचत होगी। व्यापार के लिहाज से इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया में वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का लुक वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे दिखाई देगा ये कोच। ऐसा होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन में 857 बर्थ होगी। इसमें 823 बर्थ यात्रियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। प्रत्येक कोच में एक मिनी पेंट्री भी होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच का लुक अच्छा दिख रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन की पहली ट्रेन अगले साल मार्च में लॉन्च हो जाएगी। जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, अभी देश में 30 से अधिक रूटों पर चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने कहा कि अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। वंदे भारत का एक नॉन एसी ट्रेन वर्जन भी लॉन्च करने की योजना है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसमें 16 कोच होंगे, जिसमें 11 एसी, 2 और 1 एसी कोच होगा। सोशल मीडिया पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को काफी पसंद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका से सनातनियों के लिए एक खुशखबरी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसकी पहली झलक आज न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। ये मंदिर करीब 100 एकड़ में बनाया गया है, जिसे बनने में करीब 8 साल का वक्त लगा है। अब इस मंदिर को 5 अक्टूबर से आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। एकड़ में फैला ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बेहद खूबसूरत है। भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की न्यू जर्सी में हाथ से बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया जाएगा। ये मंदिर अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम है। इसकी एक एक तस्वीर मन को मोह लेने वाली है। एक एक झलक अद्भुत अलौकिक एहसास से भरी हुई है। अमेरिका में इस मंदिर का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। करीब 8 साल लगे इस भव्य मंदिर को बनाने में। अब 5 अक्टूबर को महंत स्वामी महाराज सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में इस मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। भारत से मीलों दूर जब अमेरिका में रहने वाले सनातनी इस मंदिर में पहुंचेंगे तो उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो भारत से कहीं बाहर हैं। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पाँच अक्टूबर से मंदिर को सभी आगंतुकों के लिए खोला जाएगा, जहां वो भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति सीखेंगे। अमेरिका में मौजूद ये मंदिर न सिर्फ राष्ट्र के ताने बाने को जोड़ता है, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ये गर्व का पल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैंक का नाम जब भी आता है तो पैसों के लेन देन की ही बात समझ में आती है, लेकिन क्या आपने ऐसा बैंक देखा या सुना है जहां पर कूड़ा जमा होता है और कूड़ा जमा करने पर आपको पैसे भी मिलते हों? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। देहरादून में एक ऐसा ही बैंक चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते, उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद सबसे बड़े मिशन के तौर पर 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन की ही शुरुआत हुई थी। मिशन को 9 साल पूरा हो गए हैं और इस बीच लोगों ने स्वच्छता पर अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए। देहरादून में भी कैंट बोर्ड ने पॉलिथीन कचरा बैंक खोलकर एक नई शुरुआत की है, जहां लोग पॉलिथीन बिस्किट या नमकीन के रैपर जमा कर सकते हैं। 1 किलो पॉलिथीन जमा करने पर 3 रुपए मिलेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों के द्वारा पॉलिथीन रैपर जमा करने पर उन्हें स्टेशनरी आइटम दिए जाते हैं। पेंसिल, रबर बच्चों को देने का मकसद इन्हें सफाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं इस पॉलिथीन का टाइल्स और फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए कैंट बोर्ड ने दिल्ली की एक कंपनी से करार किया है। जो पॉलिथीन, प्लास्टिक के कट्टे, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स और ऐसी चीजें जो फेंक देते हैं, जो कचरे में आपने फेंक दिया है, उसको आप घर में इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं और हम 3 रुपए किलो उसको जो है खरीद लेंगे। फिर हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है जो इन सब चीजों को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल इनको यूज करके वो प्लास्टिक की टाइल्स बनाती है, पेवर टाइल्स, और बेंचेस बनाती है, ट्रीज बनाती है। कैंट बोर्ड की इस पहल को स्थानीय लोग भी पसंद कर रहे हैं और स्कूली बच्चों लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए सराहनीय पहल बता रहे हैं। हमने बच्चों को प्रेरित किया है कि आप अपने घरों से ही जो प्लास्टिक पॉलिथीन है उसको कलेक्ट करें और सीओ साहब के मार्गदर्शन में कि जो जितना देगा उसको हम पेंसिल या कोई ना कुछ उपहार देते रहेंगे। इस तरह से हम ये जो आपका प्लास्टिक का है ये कूड़ा हम काफी इसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते। वैसे पॉलिथीन कचरा बैंक की पहुंच अगर बाकी जगह भी पहुंचे तो लोग जागरूक होने के साथ ही कबाड़ से कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, जो हमारे वातावरण में इको फ्रेंडली करने की दिशा में भी मददगार होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट।
राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू अब वापस आना चाहती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अंजू इसी महीने भारत आ जाएगी। अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है और उनसे मिलना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या पाकिस्तान गई अंजू इसी महीने वापस आने वाली है? क्या पाकिस्तान गई अंजू ने भारत आने का मन बना लिया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू के भारत आने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अंजू जल्द ही वापस लौट सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान गई अंजू अब पछता रही है। वो बुरी तरह से परेशान है। उसे अपने बच्चों की याद सता रही है और वो अक्टूबर यानी कि इसी महीने वापस आना चाहती है। अंजू के पति ने दावा किया है कि वो अक्टूबर में भारत लौटेगी। अंजू ने 25 जुलाई को अपने 29 वर्षीय पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला से शादी की थी। नसरुल्ला का घर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में है। दोनों 2019 में फेसबुक दोस्त बने थे। अंजू की पहली शादी राजस्थान के रहने वाले अरविंद से हुई थी। उनकी एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। एक तरफ तो अंजू के पहले पति अरविंद का कहना है कि अब उसका और बच्चों का अंजू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंजू अपने बच्चों से मिलना चाहती है। नसरुल्ला ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि अंजू का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, इसीलिए अंजू को अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नसरुल्ला ने दावा किया है कि अंजू के भारत वापस आने को लेकर कागजी कार्रवाई जारी है और जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, अंजू वापस भारत के लिए रवाना हो जाएगी। जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही अंजू वापस राजस्थान आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अंजू वापस आती है तो क्या होगा? क्या पति अरविंद उसे माफ कर देगा? क्या अंजू के परिवार वाले उसे स्वीकार कर लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी जमीनों के अतिक्रमण पर सरकार और हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद भी अवैध कब्जे थम नहीं रहे हैं। कई सरकारी जमीनों पर पट्टेधारकों की मिलीभगत से होटल और रिजॉर्ट भी बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के घुघुखान में पट्टों और खामलैंड यानी कि सरकारी जमीनों पर होटल रिजॉर्ट तेजी से बन रहे हैं। कृषि या निजी इस्तेमाल के लिए दी गई इन जमीनों को स्टैम्प पेपर के जरिए नियम विरुद्ध बाहरी लोगों के नाम पर किया जा रहा है। वहीं बगड़, रामगढ़ और मुक्तेश्वर समेत तराई के हिस्सों में भी ऐसी ही सरकारी जमीनों पर बाहरी लोग आकर कारोबार फैला रहे हैं और अब इन निर्माणों की जांच की मांग उठ रही है। अगर लीगल तरीके से बने तब तो ठीक है, लेकिन अनलीगल तरीके से बना रहे हैं तो उससे तो काफ़ी दिक्कत भी है, क्योंकि सबसे पहला तो जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन, उनकी कमी हो रही है। सबसे बड़ी पानी की है और बाहर के काफ़ी ऐसे लोग भी बस जा रहे हैं जो जिनका रिकॉर्ड भी ख़राब हुआ, कोई उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। अनलीगल तरीके से बसे हैं सारे लोग वहाँ। दरअसल खामलैंड वो जमीन है जो पहाड़ में भूमिहीन किसानों को खेती के लिए दी गई है और ऐसी जमीनों को बिना सरकार की परमिशन से ना बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। लेकिन सरोवर नगरी में खामलैंड को बेचा और खरीदा जा रहा है।
खाम भूमि सिर्फ सरकारी प्रयोजनों के लिए और जो लोकोपयोगी कार्य हैं उनके लिए दी जा सकती है, और पूर्व में भी स्कूल, कहीं पर गवर्नमेंट कॉलोनीज या सरकारी संस्थान है उनके लिए दी गई है। और यदि इसकी खरीद फरोख्त बिना सरकार की अनुमति के की जाती है तो पूर्णतः अवैध है, और इस प्रकार की खरीद फरोख्त चाहे वो रजिस्ट्री भी हुई हो तो उसको निरस्त कराकर शासन में निहित कराए जाने के प्राविधान हैं। जो अवैध रूप से भूमि के क्रय विक्रय की बातें हैं उसमें लगातार जो शिकायतें प्राप्त होती हैं संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच भी कराई जाती है, लैंड फ्रॉड के मामलों में एक्शन भी लिया जाता है। सरकारी जमीन को धड़ल्ले से खरीदा और बेचा जा रहा है और इस खेल में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भी मना नहीं किया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों की जांच भी होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।